मॉर्निंग फ्रेंड्स। कोर कोड क्लासेस में वापस आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है पाइथन सीरीज़। यानी आज से जो वीडियो डलेंगे, मतलब वीडियो आएंगे मेरे, वो सारे आएंगे पाइथन सीरीज़ के। तो पाइथन पर हम पूरी सीरीज़ बनाने वाले हैं जिसमें हम फुल कॉन्सेप्ट को कवर अप करके चलेंगे। थियोरटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही टर्म्स को हम कंटिन्यू लेके चलने वाले हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं, ये पाइथन सीरीज़ का पहला वीडियो होने वाला है और इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बेसिकली पाइथन क्या चीज़ होता है, उसके अंदर क्या क्या हम, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, किस तरीके से हम उसमें ऑपरेटर्स, लिटरल्स, टोकन्स वगैरह यूज़ करते हैं, पाइथन को कैसे स्टार्ट करा जाता है, उसके स्क्रिप्टिंग मोड या फिर इंटरेक्टिव मोड को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये सारा वीडियो इसके रिगार्डिंग होने वाला है। तो पाइथन के वीडियो को मिस ना करें और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप फर्दर प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक हम शुरू कर रहे हैं। पाइथन क्या है? एक जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो कैटेगराइज होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी लो लेवल और हाई लेवल। तो पाइथन जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी इसमें आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इंटरप्रेटेड मीन्स कि ये इंटरप्रेटर पर वर्क करती है। इंटरेक्टिव काफ़ी ईजी है लर्न करना, इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी है। पाइथन इज़ अ सक्सेसर ऑफ ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी पाइथन जब डेवलप हुआ था तो ये ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सक्सेसर था, यानी उसका एडवांस था। अगर मैं क्रिएटर की बात करूं बेसिकली तो वो थे गॉडियो वैन रोसम, जो नीदरलैंड से थे। और ये पाइथन जो स्टार्ट हुआ था, इसका डेवलपमेंट वो 1980 से शुरू हुआ था, बट जो इसका फर्स्ट जो रिलीज़ था वो 1991 में था और जिसका नाम था पाइथन 0.9.0। पाइथन, इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पाइथन ही नाम क्यों दिया गया, एक स्नेक का नेम? एक्चुअली जो इसके क्रिएटर हैं गॉडियो वैन रोसम, उनको एक पर्टिकुलर BBC कॉमेडी सर्कस सीरीज़ का एक प्रोग्राम था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। वो काफ़ी पसंद था। तो उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, बट एक्चुअली जो उसी टाइम ड्यूरेशन पर गॉडियो को अपनी लैंग्वेज को एक पर्टिकुलर नेम देना था। तो वो चाहते थे कि उनका नेम जो है वो उस लैंग्वेज के लिए एक शॉर्ट नेम हो, यूनिक हो और स्लाइटली मिस्टीरियस हो, यानी कि कुछ सस्पेंस भरा। तो इसलिए दे हैव डिसाइडेड अपनी लैंग्वेज का नाम उन्होंने पाइथन रख दिया। पाइथन की अगर हम डिफरेंट वर्जन्स की बात करें तो सबसे पहला वर्जन था इसका 0.9.0 जो 1991 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद 2.0 जो 2000 में लॉन्च हुआ था, 3.0 जो 2008 में लॉन्च हुआ था, 2.7 जो 15 में लॉन्च हुआ था 2015 में, 3.7 2018 में, देन 3.8.8 2020 में और इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो है 3.9.2। पाइथन कम्स अंडर द GNU पब्लिक लाइसेंस, GPL, ओपन सोर्स लैंग्वेज है। यानी कि ये जो है जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंडर में इसको लाइसेंस मिला हुआ है। और GPL का मतलब यानी कि एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिसके साथ उसके सोर्स कोड अवेलेबल है। सोर्स कोड के बाद आप इसमें कोई भी करेक्शंस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओपन सोर्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर जिसके सोर्स कोड अवेलेबल हो विद दैट लैंग्वेज और द सॉफ्टवेयर। पाइथन इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है एज़ कम्पेयर टू द अदर लैंग्वेजेस। और इस पाइथन के थ्रू हम लोग वेब पेजेस को भी डेवलप कर सकते हैं। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो, अगर मैं अभी बात करूँ तो ये जावा से ज़्यादा फेमस हो चुकी है और मोस्ट ऑफ डेवलपर और प्रोग्रामर पाइथन को ही यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए। एडवांटेजेस की बात करते हैं हम सबसे पहले। पाइथन क्या है? एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी प्रोसेस होती है ये इंटरप्रेटर के थ्रू। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, यानी कि आप इसे डिफरेंट OS पर रन कर सकते हैं, चाहे विंडो हो, चाहे मैक OS हो या यूनिक्स हो। ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, फुल्ली इंग्लिश लैंग्वेज पर यूज़ होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी इसमें फंक्शन और स्ट्रक्चर डिसाइडेड होते हैं। वाइड एप्लीकेशन एरिया, यानी कि इसके आप थ्रू वेब पेजेस, गेम्स वगैरह या एप्लीकेशंस को भी डेवलप कर सकते हैं। इनबिल्ट फंक्शन लाइब्रेरी, यानी कि इसके अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन लाइब्रेरी है जिसमें
इसकी लाइब्रेरी भी की अगर हम बात करें उसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनका यूटिलाइजेशन आप प्रोग्रामिंग के ड्यूरेशन में कर सकते हैं। इसके बाद अगर आगे बात करें तो पोर्टेबल है यानी कि स्मॉल साइज है। सपोर्ट GUI यानी कि हर तरह के ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को भी सपोर्ट करता है। अगर हमें पाइथन को डाउनलोड करना है आपको, तो पाइथन को डाउनलोड करने के लिए आप ये पर्टिकुलर URL यानी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं जो है http www.python.org। यहाँ से आप पाइथन को फुल वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। रनिंग पाइथन यानी पाइथन को कैसे रन कर सकते हैं। पाइथन को बेसिकली अगर आप किसी भी पाइथन जब आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद पाइथन को जब आप ओपन करते हैं तो पाइथन को हम दो पर्टिकुलर मोड्स में रन करा सकते हैं। पहला होता है हमारा इंटरेक्टिव मोड और दूसरा होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड अगर आप देखते हैं तो उसमें इस तरीके का एक आपको प्रॉम्प्ट दिखाई देता है। ये हमारा प्रॉम्प्ट कहलाता है, जहाँ पर हमें किसी भी कमांड को लिखना होता है। वी मस्ट राइट पाइथन कमांड इन फ्रंट ऑफ द प्रॉम्प्ट, यानी जो भी कमांड आपको लिखनी है वो प्रॉम्प्ट के आगे ही लिखनी होती है। बेसिकली हम इंटरेक्टिव मोड में सिर्फ सिंगल लाइन कमांड को यूज़ कर सकते हैं पाइथन का। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने एक कमांड दिया है प्रिंट हेलो वर्ड, तो जब आप इसको रन कराएंगे तो वहाँ पे हेलो वर्ड लिखा हो जाएगा। प्रिंट 5+3 यानी किसी भी एक्सप्रेशन को भी आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं 5+3, तो एंड जैसे ही आप एंटर करेंगे उस पर्टिकुलर कमांड को रन कराने के लिए तो आपको आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने करा है 10 × 3, तो यहाँ पर भी आंसर आपको मिल रहा है। तो बेसिकली इंटरेक्टिव मोड जो होता है उसमें आप सिंगल कमांड को रन करा सकते हैं और ब्लॉक ऑफ कमांड को भी यूज़ करा जा सकता है। ब्लॉक मतलब जब आप कंडीशन बेस्ड किसी ब्लॉक को प्रिपेयर करते हैं तब आप इंटरेक्टिव मोड में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अब सेकेंड जो है वो हमारा स्क्रिप्ट मोड। जैसे अभी मैं यहाँ बात कर रहा था ब्लॉक की, तो ब्लॉक के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले नेम में अमित दिया है, फिर एंटर करने के बाद सेकेंड लाइन में एज 26 कोर्स दिया है अपने कंप्यूटर साइंस। ये तीनों मैंने डिफरेंट लाइन्स में दिए हैं। इसके बाद मैंने एक प्रिंट कमांड लगाया है माई नेम इज़ प्लस नेम, वेरिएबल जो आपने यूज़ करा था उसके साथ एज प्लस str एज। अब ये str क्या है, यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है। अब ये हम आगे बात करेंगे कि स्ट्रिंग, नंबर्स, ट्यूपल्स, बूलेंस या फ्लोट हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। फिर आपने यहाँ पे टेकिंग कोर्स, तो जब आप आउटपुट इसकी चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखाएगा माई नेम इज अमित, एज 26 एंड टेकिंग कंप्यूटर साइंस। बेसिकली ये कहलाता है हमारा ब्लॉक। जब भी हम मल्टीपल कमांड्स को एक साथ ज्वाइन कराते हैं तो ये ब्लॉक कहलाते हैं। तो ये इंटरेक्टिव मोड में ये भी करा जा सकता है। अब बात आती है हमारे स्क्रिप्ट मोड की। स्क्रिप्ट मोड को भी आप उसी सेम पैटर्न में खोलेंगे, यानी जब भी आप पाइथन ओपन करते हैं तो वहाँ पे फाइल मेन्यू में जाके न्यू करेंगे तो आपका स्क्रिप्ट मोड ओपन हो जाता है और फाइल मेन्यू में ही इंटरेक्टिव मोड आता है। इंटरेक्टिव मोड पर क्लिक करने के बाद आपका प्रॉम्प्ट आपको दिखने लगेगा। बेसिकली स्क्रिप्ट मोड में हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिखने के लिए, मल्टी लाइन प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट मोड यूज़ करते हैं। फाइल को जब भी आप सेव करेंगे, अच्छा अगर हम बात करें कि इंटरेक्टिव मोड में हम वहाँ पे फाइल को सेव नहीं कर सकते, किसी भी कमांड को सेव नहीं कर सकते और किसी भी पर्टिकुलर कमांड में एक बार रन कराने के बाद उसको एडिट नहीं करा जा सकता। आपको सेकेंडली कमांड टाइप करना पड़ेगा, फिर उसको आप रन कराएंगे। जब हम स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम को सेव भी करेंगे और सेव करते टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि पाइथन का जो एक्सटेंशन है वो आप .py लगाने वाले हैं। तो सेव करने का वही तरीका रहेगा, फाइल मेन्यू पर जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा सेव वाला, वहाँ पर फाइल नेम और उसके साथ .py लगाएंगे। py लगाने से वो फाइल पाइथन का बनेगा और सेव हो जाएगा। इसके बाद अगर प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, अब उसके आपको एरर्स चेक करने हैं प्लस उसका आउटपुट चेक करना है, तो आपको रन मेन्यू पर जाकर रन मॉड्यूल कराना होगा। वहाँ पे एक रन मेन्यू भी दिखाई देता है, आप जैसे रन मेन्यू देख पा रहे होंगे, तो रन मेन्यू में आपको रन मॉड्यूल भी वहाँ पर शो होगा। इसके बाद अगर पाइथन एडिटर्स की बात करें, पाइथन हम स्टार्ट कैसे करेंगे, कैसे चलाएंगे पाइथन को, तो पाइथन को हम यूज़ करने के लिए हम सबलाइम एडिटर यूज़ कर सकते हैं, एटम एडिटर यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड++ में भी आप पाइथन को बना सकते हैं या स्पाइडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं और पाइथन आपका कंटिन्यूसली आपके सिस्टम में रन होने लगेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है इंटरेक्टिव मोड में और स्क्रिप्ट मोड में।
अभी प्रीवियसली जैसे हमने बात करा था कि इंटरेक्टिव में हम एक सिंगल लाइन कमांड टाइप करते हैं, और जबकि हम स्क्रिप्ट मोड में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बना सकते हैं मल्टी लाइन का। इंटरेक्टिव मोड में जो रिजल्ट आएगा, जैसे ही आप कमांड को टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। जबकि स्क्रिप्ट मोड में आपको प्रोग्राम को सेव करना होगा, और सेव करने के बाद आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तब आपका आउटपुट आपको रिसीव होगा। यहाँ पर किसी भी कमांड को लिखने के बाद, यानी इंटरेक्टिव में किसी भी कमांड को लिखने के बाद आप उसको ऑल्टर या एडिट नहीं कर सकते, जबकि आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कभी भी कर सकते हैं। प्लस आपको प्रोग्राम में जब भी एरर मिलेगा तो आप उसको कभी भी ऑल्टर कर सकते हैं। ये है डिफरेंसेस आपका इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में। इंटरेक्टिव मोड में प्रोग्राम सेव नहीं होगा तो एक्सटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि स्क्रिप्ट मोड में आप प्रोग्राम को सेव भी करेंगे तो आपको एक्सटेंशन की नीड होगी, यानी फाइल को सेव करते हुए। अब पाइथन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? बेसिकली आइडेंटिफायर्स किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब हम यूज़ करें पाइथन में, जैसे आपको कोई नाम लिखना है, कोई वैल्यू देनी है, तो उसको लिखने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उन्हें हम आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे आपका वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल या बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स। आइडेंटिफायर जो स्टार्ट होते हैं वो हमारा A से लेकर Z तक कोई भी नेम हो सकता है, कैपिटल में या स्मॉल में A to Z, और हम एक स्पेशल सिंबल और यूज़ करते हैं जो हमारा कहलाता है अंडरस्कोर। इसको भी यूज़ कर सकते हैं, फॉलोड बाय द 0 और अदर लेटर्स। अंडरस्कोर या फिर डिजिट्स हम यूज़ कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। यानी किसी भी आइडेंटिफायर का नेम देने के लिए हम लोग A से to Z, स्मॉल और कैपिटल, अंडरस्कोर और 0 से लेकर 9 तक की डिजिट को यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब भी हम आइडेंटिफायर का नाम देंगे तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स सेटअप करे गए हैं पाइथन में, जो यहाँ पर दिए गए हैं। रूल्स फॉर द आइडेंटिफायर नेम। अब पहला रूल क्या है? नो स्पेशल सिंबल आर अलाउड इन आइडेंटिफायर नेम एक्सेप्ट इन द अंडरस्कोर। मीन्स कि कोई भी स्पेशल सिंबल आप यूज़ नहीं करेंगे आइडेंटिफायर के नेम में अंडरस्कोर को छोड़कर, चाहे वो डॉट हो, आपका डैश का सिंबल हो, या एस्ट्रिक सिंबल हो, या हैश का सिंबल हो, कोई भी अदर सिंबल हम अंडरस्कोर को छोड़ के यूज़ नहीं करेंगे आइडेंटिफायर के नेम में। आइडेंटिफायर का जो नेम है वो या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। अल्फ़ाबेट से यानी कि आप किसी भी A to Z में से कोई भी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर से भी यूज़ कर सकते हैं। क्लास नेम स्टार्ट विद द अपर केस लेटर वाइल द अदर आइडेंटिफायर स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर। सिर्फ क्लास का जो नाम होगा, यानी कि जब भी आप कोई क्लास यूज़ करेंगे और क्लास को नेम देना होगा तो उसके नेम के लिए हम अपर केस लेटर्स को यूज़ करेंगे, और बाकी आइडेंटिफायर्स चाहे वो आपके वेरिएबल्स हों या फंक्शंस हों या मॉड्यूल्स हों, उसके लिए हम लोअर केस लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी आइडेंटिफायर का नेम जो स्टार्ट होगा उसमें आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, 1 या 2, और जब भी हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं किसी भी आइडेंटिफायर के नेम से स्टार्टिंग में, तो उसको हम प्राइवेट आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी हम अंडरस्कोर यूज़ करेंगे तो वो प्राइवेट आइडेंटिफायर बनेगा। पाइथन इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन क्या है? एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब कि हमारा कैपिटल और स्मॉल दोनों में ही डिफरेंस होगा। अगर हम किसी आइडेंटिफायर का नेम कैपिटल से दे रहे हैं और दूसरे आइडेंटिफायर का नेम हम स्मॉल लेटर से दे रहे हैं, तो वो दोनों ही सेपरेट आइडेंटिफायर होंगे, यानी कि अलग अलग। उन दोनों को पाइथन अलग अलग कंसीडर करेगा। इसके बाद है हमारे कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर के बाद हम एक और कंटेनर यूज़ करते हैं जो हमारे कहलाते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड बेसिकली होते क्या हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको किसी भी आइडेंटिफायर की तरह आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, चाहे वो आपका C हो, C++ हो, पाइथन हो, जावा हो। तो उसके जो डिफ़ॉल्ट रिजर्व वर्ड्स हैं उनको हम आइडेंटिफायर नेम की तरह या किसी वेरिएबल के नेम की तरह यूटिलाइज नहीं कर सकते। जैसे आपका एंड, असर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, फॉर, इफ, इज, नॉट, और पास, एटसेट्रा। यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स दिए गए हैं। इनमें से किसी भी कीवर्ड को हम वेरिएबल नेम की तरह या आइडेंटिफायर नेम की तरह यूटिलाइज नहीं करेंगे।
ऑल द पाइथन कीवर्ड्स कंटेन द लोअर केस लेटर ओनली। जितने भी हमारे पाइथन के कीवर्ड्स हैं वो सारे लोअर केस लेटर्स में लिखे हुए होते हैं। तो कभी भी आप इनको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे, अदरवाइज प्रोग्राम में एरर्स आएंगे। हम इसी सेशन के ड्यूरेशन में हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तो हम उसमें एरर डिस्कशन भी करेंगे, यानी कि किस तरह के एरर्स हमें मिलते हैं और उन एरर का मीन क्या होता है, कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी एरर को देखकर कि प्रोग्राम में क्या इश्यूज है, उनको कैसे क्लियर करते हैं। एरर फाइंड करना और एरर को रिमूव करना डीबगिंग कहलाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब बात करें हम लोग वेरिएबल्स का। वेरिएबल पर्टिकुलर किसी भी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए मेमोरी लोकेशन को हम वेरिएबल कहते हैं। उस मेमोरी लोकेशन को जो हमने नेम दिया है उसको वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल आर रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यू। मीन्स फर्स्ट वी क्रिएट वेरिएबल एंड देन स्टोर वैल्यू, यानी किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत होगी जो उस वैल्यू को स्टोर करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है a इक्वल्स टू 10, यानी 10 क्या है, ये इसकी वैल्यू है और a जो है वो हमारा वेरिएबल है। अब बात आती है किसी वैल्यू को हम या किसी वेरिएबल को वैल्यू किस तरीके से असाइन करी जाती है। वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं जो होता है हमारा इक्वल्स टू। एक वेरिएबल का नाम देंगे, ये मैंने जैसे भी बताया था आपको प्रीवियसली कि वेरिएबल का नेम हमारा a से लेके z तक, स्मॉल a टू z, आपका 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर या फिर अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को नेम देने के लिए। तो मैंने यहाँ पर दिया है a इक्वल्स टू 5। मल्टीपल असाइनमेंट्स का मतलब होता है कि आप मल्टीपल वेरिएबल को एक साथ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू भी यहाँ पर 5 है, b की वैल्यू भी 5 है और c की वैल्यू भी 5 है, यानी तीनों वेरिएबल्स के लिए जो वैल्यू है वो इक्वल है, यानी कि 5। अगर इस तरीके से देते हैं ये सिंगल असाइनमेंट कहलाता है, जिसे हमने यहाँ पर दिया है a इक्वल्स टू 5, तो a की वैल्यू अलग है और मैंने यहाँ पर दिया है b इक्वल्स टू 10। इट मीन्स b की वैल्यू यहाँ पर 10 है। अगर आप मल्टीपल असाइनमेंट एक साथ वैल्यू देना चाहते हैं तो वेरिएबल्स को एक साथ यूज कर सकते हैं, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू d इक्वल्स टू वट एवर, उसके बाद आगे इक्वल्स टू लगा के आप उसकी वेरिएबल की वैल्यू देंगे। तो इसको कहा जाता है मल्टीपल असाइनमेंट, और जो आप जनरली वैसे देते हैं वो आपका सिंगल असाइनमेंट कहलाता है। और असाइनमेंट ऑपरेटर आपका इक्वल्स टू है जो वैल्यू को असाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे डाटा टाइप्स। डाटा टाइप बेसिकली होते क्या है, डाटा टाइप ये डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का डेटा आप एंटर करेंगे, यानी कि डेटा जो है वो किस टाइप का होने वाला है। जैसे अगर हम स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स की बात करें, ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी यूज होते हैं। सिमिलरली पाइथन में भी हमारा नंबर होते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, लिस्ट होती हैं, ट्यूपल्स होते हैं और डिक्शनरी होती है। अब बेसिकली अगर हम नंबर डाटा टाइप की बात करते हैं तो नंबर डाटा टाइप किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। नंबर डाटा टाइप न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करेगा। स्ट्रिंग डेटा टाइप ये आपका कैरेक्टर्स को या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर यानी वर्ड्स या सेंटेंसेस को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। पाइथन बेसिकली अगर हम नंबर डाटा टाइप की बात करें तो 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स को स्टोर करता है। 4, जिसमें सबसे पहले आता है आपका इंटीजर, जो एक होल नंबर होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू दिया है a इक्वल्स टू 5, तो ये जो वैल्यू है ये एक होल नंबर है, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो a क्या है यहाँ पर, ये इंटीजर है। सेकेंड होता है लॉन्ग इंटीजर। अगर कोई वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो उसके लिए हम लॉन्ग इंटीजर यूज़ करते हैं। उसके लिए आप किसी भी लॉन्ग इंटीजर के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आपने कैलकुलेटर का भी यूज़ करा होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे ई का सिंबल आ जाता है, ठीक है। तो ई का जो सिंबल होता है वो वैल्यू जब ज़्यादा बड़ी हो जाती है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग ई सिंबल यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लोट यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा a इक्वल्स टू 1.3, यानी a की जो वैल्यू है वो है 1.3। इट मीन्स a जो है यहाँ पर फ्लोट का काम करेगा।
इसके लास्ट फोर्थ वन होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर करने के लिए, जो होते हैं हमारे a प्लस बी जे के फॉर्म में, जहां पर a और b जो है हमारे फ्लोट नंबर्स हैं और j एक इमेजिनरी नंबर है जिसको रिप्रेजेंट करना जाता है √-1 से। इसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इंटीजर के लिए। मैंने जैसे बोला कि होल नंबर होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपका होल नंबर होगा। लॉन्ग वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए, जहाँ पर आपके नंबर्स की जो वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ी है, तो उस कंडीशन में माइनस में यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। फ्लोट हमारा डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया 1.3, 0.236, 1.234, 32.3, तो ये सारी फ्लोट वैल्यूज़ है। कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे बोला कि a और b जो हैं हमारे फ्लोट वैल्यूज़ हैं और j हमारा इमेजिनरी नंबर है, तो यहाँ पर मैंने दिया 3.14j, 4.5j, -827j, 9.322j, तो ये जो है हमारे ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू कहलाती है। अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। नंबर डाटा टाइप के बाद सेकंड हमारा है स्ट्रिंग डाटा टाइप। स्ट्रिंग को बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग की जो वैल्यू होती है उसको हम कोटेशन मार्क में यानी कि सिंगल क्वोट, डबल क्वोट या ट्रिपल क्वोट के अंदर लिख सकते हैं। सबसेट स्ट्रिंग का मतलब होता है, अगर हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली जब स्ट्रिंग की जो वैल्यू होती है वो उसको इंडेक्स में स्टोर करता है, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर को अलग अलग वेरिएबल यानी मेमोरी लोकेशन अवेलेबल कराता है। तो हर एक इंडेक्सिंग का, यानी कि जब भी हम जो कोई वैल्यू स्टोर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, तो ये हर एक जो लेटर है ये अलग अलग इंडेक्स वैल्यू में यानी कि मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा, जैसे HELLO। अगर मैं इंडेक्स वैल्यू की बात करता हूँ तो इसको मिलेगा 0, इसकी 1 होगा, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। और अगर हम बैक साइड से बात करते हैं तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और -5, ये इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू होगी। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पॉजिटिव और राइट टू लेफ्ट आते हैं तो वो नेगेटिव में इंडेक्सिंग वैल्यू बनती है। यहाँ पर प्लस का साइन, अगर हम कभी स्ट्रिंग को 2 या 3 स्ट्रिंग के बीच में प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं, इसका मतलब कॉन्कैटिनेशन होता है, यानी स्ट्रिंग को ऐड करना। और अगर हम एस्टेरिस्क सिंबल यूज़ करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है रिपीटेशन को, यानी कि वो स्ट्रिंग उतने ही टाइम्स आपका रिपीट होगा। प्लस सिंबल कॉन्कैटिनेशन, यानी कि स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए। एस्टेरिस्क सिंबल रिपीटेशन के लिए, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। एक हमने स्ट्रिंग लिखा है यहाँ पर हेलो वर्ड, प्रिंट कराया मैंने उस str को और प्रिंट कराया मैंने str की यानी कि इंडेक्सिंग वैल्यू यानी कि 0 को। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो इंडेक्सिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग 0 पे h आएगा हमारा, तो आउटपुट भी हम चेक करेंगे। फिर मैंने प्रिंट कराया है उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 2 से लेके 5 तक के लिए। इसके बाद हमने प्रिंट कराया है स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई यानी कि एस्टेरिस्क सिंबल के साथ 2 टाइम्स रिपीट होगा। और फिर हमने प्रिंट कराया है str, जो भी str की जो वैल्यू थी हमारे हेलो वर्ड, इसके साथ मैंने टेस्ट को और ऐड कराया, तो ये कॉन्कैटिनेशन हो गया, ये हमारा हो गया रिपीटेशन, ये इंडेक्सिंग वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर। तो अगर मैंने सिर्फ str को प्रिंट कराया, जब यहाँ आउटपुट निकालने के लिए, आउटपुट अगर हमें किसी वेरिएबल की आउटपुट चाहिए तो हम यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। प्रिंट के बाद आप किसी भी स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं तो उसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर str प्रिंट करने के बाद जो str की वैल्यू थी हेलो वर्ड वो आ गया। स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग हम 0 की पोजीशन देख रहे हैं, तो 0 पर हमारा h था, तो h के अकॉर्डिंग h प्रिंट होगा। 2 से लेके 5 तक आपका प्रिंट होगा LLO, ये 2 से स्टार्ट करेगा और 5 की वैल्यू जो होगी हमारी, यानी ये जो 5 यहाँ पर दिया गया है इससे -1 यानी कि 2 3 4 प्रिंट होगा। 2 3 4 तो यहाँ पर प्रिंट हुआ LLO, और जो नेक्स्ट वर्ड था आपका वो तो पूरा कंप्लीट वर्ड आ गया है। इसके बाद जब हमने str को रिपीट कराया है 2 टाइम्स, तो हेलो वर्ड 2 बार रिपीट होगा। और जब हमने str की वैल्यू में हमने टेस्ट को प्लस कराया यानी कॉन्कैटिनेट कराया, तो हेलो वर्ड टेस्ट, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड टेस्ट आ गया।
ये हमारा कहलाता है कॉन्कैटिनेशन। इसके बाद हम स्ट्रिंग टाइप की बात करते हैं। बेसिकली जो हमारा स्ट्रिंग का टाइप है, यानी कि स्ट्रिंग हम कितने तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम दो तरीके से स्ट्रिंग को देते हैं। पहला होता है हमारा सिंगल लाइन स्ट्रिंग और दूसरा होता है हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग का मतलब कि जो स्ट्रिंग की जो वैल्यू होगी वो एक ही लाइन में प्रिंट होगी। इसके लिए हम लोग सिंगल क्वोट या फिर डबल क्वोट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ दिया टेक्स्ट इक्वल्स टू हेलो, ये मैंने सिंगल क्वोट से भी दिया है, चाहो तो आप इसको आप डबल क्वोट के साथ भी दे सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग। अब जो दूसरा है हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग, बेसिकली वो कैसे बनेगा? मल्टी लाइन स्ट्रिंग को बनाने के लिए हम बैकस्लैश यूज़ करेंगे या फिर हम किसी भी वैल्यू को ट्रिपल क्वोट के अंदर दे सकते हैं। तो वो जो होगा हमारा वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट के साथ हेलो जो वर्ड यूज़ करा है, इसके साथ मैंने बैक स्लैश यूज़ करा है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने वर्ड लिखा है। तो यहाँ पर जब भी आप आउटपुट चेक करेंगे तो हेलो वर्ड आएगा। इसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग का, जिसमें हमने दिया है यहाँ पर ट्रिपल क्वोट के साथ वैल्यू। तो ट्रिपल क्वोट में मैंने एक लाइन में हेलो दिया, फिर वर्ड दिया और थर्ड लाइन में दिया दिस इज मल्टी स्ट्रिंग, ट्रिपल क्वोट को बंद कराए। आउटपुट अगर आप चेक करें तो यहाँ पर हेलो अलग, वर्ड अलग और दिस इज मल्टी स्ट्रिंग, ये आपका थर्ड लाइन में आ चुका है। इसके बाद आता है स्पेशल लिटरल नन, यानी कि एक हम और स्पेशल सिंबल यूज करते हैं जो हमारा कहलाता है नन। नन का मतलब कुछ नहीं होता। नन का मतलब होता है कि ये इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर वैल्यू या वेरिएबल के लिए कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है। इट मीन्स ये इंडिकेट करता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू को। बेसिकली इसको हम लिस्ट को एंड करते टाइम पर भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, यहाँ मैंने एक वेरिएबल दिया जिसका नाम दिया वैल और इसकी वैल्यू दे दी मैंने नन, और जब भी आप वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर नन या ब्लैंक आएगा, नन लिखा हुआ आएगा या फिर वहाँ पर ब्लैंक आएगा। डिपेंड करेगा कि आप उसे इंटरेक्टिव मोड में ओपन कर रहे हैं या फिर आप उसको स्क्रिप्ट मोड में यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं हमारे ऑपरेटर्स। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको एक्सप्रेशन भी यूज़ करना होता है। एक्सप्रेशन तो आप जानते ही हैं क्या होता है, मैथ्स में भी हमने यूज़ करा है, जिसके लिए हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यानी अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते थे, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एक्सपोनेंट फ्लोर डिवीज़न ये सब हमने यूज़ करा हुआ है। तो सिमिलरली ऑपरेटर जो होते हैं वो किसी भी तरह की कैलकुलेशन को परफॉर्म कराने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, यानी कि उनको इस्तेमाल करते हैं। ये किसी भी तरह की कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं हमें। ऑपरेटर जैसे अगर हमने यूज़ करा है यहाँ पर प्लस, ये हमारा ऑपरेटर हो गया। अब ये ऑपरेटर जिसके साथ काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a प्लस बी, तो a और b जो है इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स, और प्लस का सिंबल जो है ये हमारा हो गया ऑपरेटर। तो यहाँ पे प्लस जो है वो है ऑपरेटर और a और b जो है ये है हमारे ऑपरेंड्स। तो जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स पर वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी कि वो कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, उसको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। बेसिकली अगर हम टाइप ऑफ ऑपरेटर्स की बात करें तो दो तरह के ऑपरेटर हमारे पाइथन में हम यूज कर सकते हैं। पहला होता है यूनरी ऑपरेटर और दूसरा है हमारा बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर जो है बेसिकली इसको परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी, यानी ओनली वन ऑपरेंड की नीड होगी हमको। और अगर हम बाइनरी ऑपरेटर की बात करें, बाइनरी में हमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी कम से कम किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अगर मैं जैसे एग्जांपल की बात करूं तो यूनरी प्लस और यूनरी माइनस ऑपरेटर आता है। यूनरी प्लस का मतलब जैसे मैंने प्लस यू लिखा तो इसका मतलब होगा यू प्लस वन, यानी कि यू की जो इनिशियल वैल्यू थी, जो सबसे पहली वैल्यू थी, उसमें हमने प्लस वन ऐड कर दिया। माइनस यू का मतलब है यू माइनस वन, यानी यू की इनिशियल वैल्यू में माइनस वन आपने कर दिया। अब जैसे हम बाइनरी ऑपरेटर की बात करते हैं, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो आता है, अगर हम प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो प्लस ऑपरेटर के लिए भी हमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी। मैंने लिखा a प्लस बी, तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर बनता है, ठीक है। और यूनिरी ऑपरेटर में सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है आपको, जैसे अभी आपने यहाँ देखा यू प्लस माइनस यू। तो इस तरीके से ये हमारा यूनिरी ऑपरेटर है और ये बाइनरी ऑपरेटर है जहाँ दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी। यूनिरी में सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है।
टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर के टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ, सबसे पहले आते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये तो आप जानते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब जैसे इसके नेक्स्ट होता है हमारा फ्लोर डिवीजन। अब डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में कितना फर्क होता है, देखिए अगर मैंने 5 को 2 से डिवीजन करा है तो यहाँ पर आंसर आएगा मेरा 2.5। ओके, यानी कि जो आपका रिजल्ट होगा वो फ्लोट में हो सकता है। अगर डेसिमल वैल्यू आ रही है तो वो उसको शो कराएगा। अगर हम 5 को फ्लोर डिवीजन कराएंगे 2 से तो आंसर आएगा 2.0। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्लोर डिवीजन है, जो फ्रिक्शनल पार्ट होता है हमारे उस रिजल्ट का, उसको हटा देता है। तो वैल्यू अगर मैं 0.5 को हटाता हूँ तो यहाँ पर मेरी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 2, तो इसका आंसर आएगा 2। तो फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, रिजल्ट देगा बट विदाउट फ्रिक्शनल पार्ट। इसके बाद रिमाइंडर, मॉडुलस, जो हम ये सिंबल यूज करते हैं मॉडुलस का, ये हमारे रिमाइंडर को शो करता है। इसके बाद एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के लिए यानी कि पावर के लिए हम लोग डबल एस्ट्रिक यूज करते हैं, 2 एस्ट्रिक को एक साथ, तो ये पावर का काम करता है। अगर मैंने ऐसे लिखा है 3 डबल एस्ट्रिक 2, इसका मतलब 3 की पावर 2, यानी 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी 9। 3 × 3 = 9। इसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर आते हैं, एंड और नॉट। ये 3 ऑपरेटर्स, ये हम आगे देखेंगे इनका क्या यूज होता है, और ये ड्यूरिंग द प्रोग्राम होगा। बेसिकली इन तीनों ऑपरेटर्स का यूज जब होता है, जब हमें कंपैरिजंस कराने होते हैं, तब हम इन तीनों ऑपरेटर्स का यूज करते हैं मल्टीपल कंपैरिजंस के लिए। इसके बाद हमारा आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, जिसमें हम 2 यूज करते हैं, इज और इज नॉट, यानी वो पर्टिकुलर वैल्यू है या नहीं है किसी के लिए भी, तो हम इज और इज नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इससे हमें आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद बात आती है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर्स में आप प्रीवियसली जानते ही हैं, जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू आता है, तो पहला होता है हमारा लेस देन का। इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा है हमारा यहाँ पर ग्रेटर देन, इसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। तो ये हमारे कहलाते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर, जहाँ पे हम रिलेशन क्रिएट करते हैं। इसके नेक्स्ट आप किसी भी प्रोग्राम में पंचुएशंस यूज कर सकते हैं। पंचुएशन कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम प्रोग्राम या स्टेटमेंट या फिर एक्सप्रेशन में यूटिलाइज करते हैं, जैसे आपका प्लस, माइनस, एस्ट्रिक हो गया, ब्रैकेट्स आपके यूज हो गया, @ का सिंबल है, कोलन, सेमी कोलन, ये सारे हमारे पंचुएशन मार्क कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम एक पर्टिकुलर पाइथन के प्रोग्राम की। एक एग्जांपल लेके, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम। उस पाइथन प्रोग्राम में क्या क्या हो सकता है। अगर जैसे सबसे पहली लाइन में देखूँ, यहाँ पर मैंने यूज़ करा है हैश सिंबल, दिस इज माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। तो हैश सिंबल क्या करता है, ये उसको कमेंट बनाएगा। तो जहाँ भी आप किसी भी स्टेटमेंट को हैश के साथ लिखते हैं, वो आपका कमेंट बनता है। कमेंट का बेनिफिट क्या होता है, कमेंट कभी भी हमें आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होती। बेसिकली प्रोग्राम में जो हम कंटेंट यूज करते हैं, उसको डिक्लेयर करने के लिए या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम लोग कमेंट को यूज करते हैं, और ये आउटपुट पे कभी नहीं आते। यहाँ एक फंक्शन यूज करा है मैंने, डेफ cu। उस फंक्शन के बाद हमने एक स्टेटमेंट यूज करा, आउटपुट स्टेटमेंट है हमारा प्रिंट, जो किसी वैल्यू को आउटपुट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर फिर हमने वेरिएबल यूज करें, जिसमें a = 15, b = a-10, प्रिंट a+3। तो a-10, a+3 ये आपका एक्सप्रेशन है, बाकी ये हमारा सब स्टेटमेंट कहलाता है। इसके बाद हमने एक ब्लॉक स्टेटमेंट यूज करा है, जिसमें हमने दिया इफ b > 5, अगर b 5 से बड़ा है। तो यहाँ हमने एक स्टेटमेंट दिया, प्रिंट वैल्यू ऑफ a was more than 15, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रन करेगा, और ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये सेकंड स्टेटमेंट यानी वैल्यू ऑफ a was less than 15 ये रन करेगा। प्रोग्राम के एंड में आप फंक्शन को क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा प्रोग्राम बनता है। ये हमारा पूरा ब्लॉक स्टेटमेंट कहलाता है। बेसिकली ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ, जहाँ पर हम कंडीशन बेस्ड हमारा रिजल्ट होता है। अगर ये कंडीशन सही होगी तो ट्रू वाला रिजल्ट आएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फॉल्स वाला रिजल्ट आएगा। किसी भी ब्लॉक स्टेटमेंट में जब हम कंडीशन देने के बाद या लूप देने के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है, उसको इंडेंट करके लिखा जाता है। तो बाय डिफॉल्ट पाइथन आपका इंडेंट ले ही लेता है, अगर नहीं लेता तो आपको पाइथन को इंडेंट देना पड़ता है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट आपका रन नहीं होता, लूपिंग में स्पेशली नहीं होगा। एल्स के बाद फिर हम इसको इंडेंट करेंगे, तो ये हमारा इंडेंटेशन कहलाता है।
ब्लॉक एंड इंडेंटेशन हम किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट में या लूपिंग स्टेटमेंट में हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ आज हमने बेसिक सीखा है पाइथन के बारे में। इसका नेक्स्ट सीरीज़ का यानी कि एपिसोड 2 जो आएगा उसमें पाइथन के अदर हम कंटेंट्स को और यूटिलाइज और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा मेनली प्रोग्रामिंग। तो वीडियो को प्रॉपर्ली पूरा देखते रहें, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए या किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से मेरे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों तक भी डिलीवर हो पाए। और वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको पाइथन के जितने भी वीडियो होंगे मेरे, वो आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जैसे आप वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख पाएँ और टॉपिक को समझ पाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।